रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान पे बाद में आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी खबर जो है वो ईरान और इसराइल के बीच में जो एक लड़ाई चल रही है वो है। तो पहले उधर चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो अब मगरिब को बीच में आना पड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसराइल की सांस उखड़ रही है। ऐसा नहीं है कि इसराइल को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, लेकिन जो इसराइल के साथ हुआ वो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। ज़्यादा जानी नुकसान तो अब जो है वो हुआ वहाँ पे ईरान में, और उनके बड़े बड़े कमांडर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अभी जो लेटेस्ट इत्तलात हैं उनके मुताबिक ईरान के एक बड़े इंटेलिजेंस चीफ जो हैं, पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब, ये दोनों इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। ये अभी लेटेस्ट इत्तला है। इससे पहले ये भी क्लेम किया गया कि यमन के अंदर हौसी जो एक मलेशिया है उसके चीफ, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। तो ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनके जनरल्स शहीद हो रहे हैं, उनके साइंटिस्ट शहीद हो रहे हैं, उनकी जो साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जो फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये ईरान के साथ हो रहा है, लेकिन ये मुसलमान मुल्कों के साथ होता चला आया, लंबे अरसे से हो रहा है। इसलिए कोई बड़ी खबर बनती नहीं है। बड़ी खबर बनती है जब इसराइल के अंदर अटैक होता है। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों से जब इत्तलात आती हैं कि वहाँ तबाही फिर गई है और वहाँ से इंसान भाग रहे हैं, लोग नीचे सुरंगों में घुस गए हैं, लोग बंकर्स के अंदर चले गए हैं, जो बाहर निकलता है वो मारा जाता है, और एक हू का आलम है पूरे के पूरे इसराइल के अंदर, एक खौफ की फिजा है। जब ये चीज़ें वहाँ से सामने आती हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनती। वो इसलिए कि अब तक इसराइल इस दुनिया के अंदर ऐसे जाहिर करता था जैसे उसे खौफ ही किसी चीज़ का नहीं है, या वो इस तरीके से दुनिया में रिएक्शन देता था, या ऐसे फिरता था अक़वाम मुत्तहिदा में बाकी जगहों पे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वो खुलकर कहते थे हमारी पॉलिसी है, हमने बच्चों को मारना है, हमारी पॉलिसी है कि हमने इनका नस्ल कुशी करनी है। वो ये कहते थे कि हम यहाँ पे इनको नहीं बसने देंगे, इलाके खाली करवाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जिनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कहा जाता है वो इसराइल खुलकर करता आया है। बहुत सारी करारदादें इसराइल के खिलाफ आई, बहुत सारा आलमी सतह पर एक्शन लेने की इसराइल के खिलाफ बात हुई, लेकिन जो अमेरिका की और मगरबी ममालिक की एक सपोर्ट है इसराइल के साथ, उसकी वजह से वो ये सारे मामलात आज तक टैकल करता चला आया है। लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इसराइल जब ईरान पे अटैक करेगा तो उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा। ईरान के पास कितने मिसाइल हैं इसके बारे में भी अब कुछ खबरें आ रही हैं, और ईरान कब तक लगातार ये मिसाइल बरसा सकता है इसके बारे में भी खबरें आ रही हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ने ये जो दोबारा अटैक किया है गुज़िश्ता रात, अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो रात भर ईरान ने फिर से अटैक्स किए हैं, मिसाइल के हमले किए हैं, और बहुत बड़े और तगड़े मिसाइल के हमले किए हैं। उनके मनाजिर जो हैं वो देखे जा सकते हैं। ख़ास तौर पे गज़ा के वो लोग जो हमेशा इसराइल की तरफ ये देखते रहते थे कि वहाँ से मिसाइल आएंगे और आकर हमारे इलाकों पर गिरेंगे, अब वो पहली मरतबा विटनेस कर रहे हैं कि कहीं और से मिसाइल आ रहे हैं और वो आकर वहाँ गिर रहे हैं जहाँ से मिसाइल आया करते थे। यानी जिधर से मिसाइल लॉन्च होते थे इसराइल से, अब इसराइल के अंदर जाकर मिसाइल गिर रहे हैं, और ये ईरानी मिसाइल है। अगर आप उनकी ऑडियो सुने तो वो अरबी बोलते हैं लोग, और वो बड़े पुरजोश हैं, बच्चे नारे लगा रहे होते हैं, ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं, बल्कि उन मिसाइलों को वेलकम कर रहे होते हैं जो जाकर इसराइल में गिरते हैं। यानी यहाँ मैं वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर ये लोग ऐसे देख रहे हैं मिसाइल गिरते हुए कि जैसे उनकी सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं, उनकी सारी विशेज़ उन मिसाइलों के साथ हैं कि रास्ते में तबाह होने की बजाय वो मिसाइल जाए और जाकर अपने टारगेट को हिट करें। तो जब जब कोई टारगेट पे जाकर मिसाइल गिरता है, चाहे बैरूत से लोग देख रहे हैं, चाहे लोग खड़े होकर देख रहे हैं गजा से, वो फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो उसके ऊपर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। तो यहाँ क्योंकि एक रिफ्ट पैदा हो चुकी है इस रीजन में, और एक लगातार लड़ाई इसराइल और इस खित्ते में बाकी जो मुसलमान लोग हैं उनके बीच में चल रही है, स्पेशली गजा और बैरूत पे जैसे ये अटैक करते हैं, दीगर जगहों पे करते हैं, तो इसकी वजह से एक रिफ्ट है और वो अब नज़र आ रही है। यानी हमने ये मनाज़िर भी देखे हैं कि जब कभी गजा के अंदर आकर बम गिरते थे तो इसराइल में पहाड़ियों पर बैठे हुए बहुत सारे इसराइली लोग जो है वो सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे, खुश हो जाते थे। अब उसी तरह के मनाज़िर हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं कि वहाँ से भी लोग नारे लगा रहे हैं, नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बाद लोग सीटियां बजाते हैं, और वो उसी तरह महसूस हो रहे हैं जैसे उनकी अपनी तबाही के ऊपर इसराइल के लोग महसूस होते थे। तो ये पूरा खित्ता एक जंगी जुनून की लपेट में है, और ये मामला अभी इस दफ़ा तो इसराइल ने शुरू किया, और नॉर्मली ये इसराइल ही शुरू करता है क्योंकि वो गजा को खाली करवाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आप उठा लें,
जितनी भी बातें आज तक आलमी सतह पे हुई हैं, यूरोपीय यूनियन के आप उठा लें डॉक्यूमेंट्स, वो भी यही कहते हैं कि इसराइल ज्यादती कर रहा है, ज्यादती बंद करे। फलस्तीन को तस्लीम करने के बारे में कुछ और ममालिक जो है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ जो जुल्म और जबर हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्टें आती हैं कि उनको इमदादी सामान नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें नाज़रीन जो ईरान है उसकी जानिब से एक वार्निंग मैं सुन रहा था, और वो वार्निंग बाकायदा जारी की गई है। वार्निंग ये है कि मकबूजा इलाकों के रिहायशियों के लिए ये वार्निंग है। अब ये मकबूजा इलाके वो कहते हैं जो इसराइल के एरियाज़ हैं। ईरान का ये मानना है कि ये इसराइलियों की अपनी जगह नहीं है, ये वहाँ फ़लस्तीनियों की जगह है, वो इसके मालिक हैं और उनसे ये जगह छीनी गई है, तो ये लोग काबिज़ हैं, वो इन्हें मकबूजा कहते हैं। मकबूजा इलाकों के रिहायशियों के लिए वार्निंग है। बेयारो मददगार, करप्ट और मुजरिम नेतन्याहू सरकार ने फिर से जारहियत की है। उसकी गलतियों का नतीजा तबाहकुन निकलने वाला है। बच्चों के कत्लेआम करने वाले मुजरिम रजीम को सबक आमोज और अफसोसनाक रद्दअमल देने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। ईरान के बहादुर और ताकतवर मुसल्लह अफवाज के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। बहादुर ईरानी जंगजुओं के तबाहकुन जवाबी हमलों का दायरा मकबूजा इलाकों के तमाम हिस्सों पर मुहित होगा। ये वार्निंग दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम जितने मकबूजा इलाके हैं उन तमाम के ऊपर अब अटैक करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों की ये वार्निंग है, मकबूजा इलाके खाली कर दिए जाएं क्योंकि मुस्तकबिल में आपके रहने की ये जगह नहीं बचेगी, और यानी ये जगह इस काबिल ही नहीं होगी कि आप यहाँ पे रहें, लिहाजा इलाका आप खाली कर दें। हालिया रातों में ये तजर्बा या जो भी हालिया रातों में अटैक किया गया ईरान की जानिब से, वो हसास इमारतों और अहम अहदाफ तक महदूद रहा है। जो मौजूदा रजीम के अहम अहदाफ है वहाँ तक महदूद रहा है, लेकिन अब ये हमले शिद्दत इख्तियार करेंगे। अब ये बता रहा है ईरान के जनाब, अब हम हमले का दायरा बढ़ाने वाले हैं, लिहाजा सिविलियन यहाँ से निकल जाएं और जाएं। और यहाँ पे जो रजीम है नेतन्याहू का, ये बड़ा जालिम है, ये बच्चों को कत्ल करता है और अब इन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। और ये लड़ाई इसराइल ने शुरू की है, जिसके नतीजे में, जारहियत के नतीजे में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसका जवाब देने के अलावा। तो ये है नाज़रीन ईरान का मौक़िफ़। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि बाकायदा जो सुप्रीम कमांडर हैं उन्होंने ये कह दिया ईरान के कि जनाब हम तो अब एटम बम बनाएंगे, अगर आप बना सकते हैं, आप रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते? आपके पास अगर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकते? आप होते कौन है ये फैसला करने वाले कि हम क्या रखेंगे और क्या नहीं रखेंगे? तो ये अब इस मौके के ऊपर ईरान आ गया। ये वही ईरान है जो कॉपरेट करता था, ये वही ईरान है जो एग्रीमेंट साइन करता था, ये वही ईरान है जो इंस्पेक्शन भी करवाता था, ये वही ईरान है जो डील भी करना चाहता था, ये वही ईरान है जो बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे बार बार आता था। बल्कि मुज़ाकरात जारी थे जब इसराइल ने अटैक किया और उसके बाद मौखर हो गए। अब वही ईरान कह रहा है जी हम बनाएंगे बम। देखिए, ईरान के अंदर ये सोच मौजूद थी कि वो एटमी कुव्वत बने या ना बने, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में इस हमले के बाद बड़ी क्लैरिटी होगी कि अगर हम एटमी कुव्वत होते तो इसराइल इस तरह से हमारे ऊपर मिसाइल हमलों की जरूरत ना करता और ऐसे हमारी पूरी फौजी क़यादत को एलिमिनेट ना करता या फौजी क़यादत के ऊपर अटैक ना करता। कुछ और इतलात भी आ रही हैं नाज़रीन, और ये इंटरनेशनल मीडिया में छपी हैं। इसराइल ने दावा किया है और अमेरिकन सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया इसराइल की जानिब से कि हमें इस वक्त एग्जैक्ट आइडिया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह को कहाँ पे शहीद किया जा सकता है, और हम ये कर सकते हैं, वो हमारे निशाने पर है, हमारे पास ये मौका है और हम उन्हें शहीद कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले उन्होंने आर्मी चीफ को, इंटेलिजेंस चीफ को और बाकी बहुत सारे 5 तारानी इनकलाब के चीफ को इन्होंने हिट किया, तो उन्हें लगा कि अब हम ये भी हिट कर सकते हैं। तो इसराइल ने जब डोनाल्ड ट्रंप को ये प्लान दिया तो अमेरिकन मीडिया ये क्लेम कर रहा है, पता नहीं ये सच्चा है या झूठा है, लेकिन अमेरिकन मीडिया का क्लेम है और वहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये चल रहा है। क्लेम ये है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अमरीकी मफादात के ऊपर ईरान ने कहीं पे अटैक नहीं किया, तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई इस लेवल तक बढ़ जाए। और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मुदाखलत की है बकौल उनके, हो सकता है ये सच हो सकता है झूठ हो, लेकिन इसराइल ने अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुताबिक, जो खबर बाहर आई उसके मुताबिक, इसराइल ने अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मांगा था खमीनी साहब के लिए कि वहाँ पे अटैक किया जाए, लेकिन वो मना कर दिया गया। दूसरी जानिब हालात इसराइल के लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जी कि मैं अब लड़ाई रोक दूंगा और मैं इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ईरान और इसराइल के दरमियान जल्दी अमन कायम हो जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी है। ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है प्यूटन से, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया है कि चीन का और रशिया का कुछ ईरान के साथ ऐसा ताल्लुक है कि वो ईरान को मज़ीद हमले करने से रोक सकते हैं या इस मामले को कूल डाउन कर सकते हैं। लेकिन ईरान का जितना बड़ा नुकसान हो गया ना, अब ईरान को इस बात पे कायल करना भी मुश्किल है कि वो फौरी तौर पे ये हमले बंद कर दे। और ईरान हमले बंद करते करते भी बहुत सारे मिसाइल दाग देगा। ईरान के पास मिसाइल कितने हैं ये पहले बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि नेतन्याहू अब क्या चाहता है। और उसको ये समझ आ गई है कि अकेला इसराइल ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, अब ईरान का मुकाबला तब तक नहीं कर सकते ये सारे मिलकर भी जब तक ये ईरानी सरजमीन पर नहीं उतरेंगे। ईरान के अंदर तो कोई इनकलाब ला नहीं सकते। कोशिश है उनकी कि वहाँ रजीम चेंज कर दिया जाए किसी तरह, और जो एक इनकलाब के नतीजे में हुकूमत बनी हुई थी उसको ख़त्म करके जो पुराना हुकूमत का एक स्टाइल था जो मगरिब के साथ कोऑपरेट करके चलते थे, वो हुकूमत ला के बैठा दी जाए। लेकिन ईरान के अंदर ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। वो बड़े तगड़े हैं, उनकी बड़ी फोर्स है, बड़ी ताकत है उनकी। अब अगर ये नहीं कर सकेंगे तो फिर इनको ग्राउंड पे अपनी फोर्सेस उतारनी पड़ेंगी ईरान में। अब यहां पे एक सवाल ये पैदा होता है कि 6.5 लाख फौज के साथ लड़ना भी तो अजाब है ना, बहुत मुश्किल है, लड़ नहीं सकते। और उनके पास रिजर्व में भी बहुत सारी फौज है ईरान के पास, तो ये एक नई मुसीबत बन जाएगी। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि इसराइल अपने टारगेट्स अचीव करता चला जा रहा है एक एक करके ईरान में। मिसाल के तौर पे अभी जो नई शहादतें हुई हैं ईरानी जनरल्स की, इनसे ये पता चलता है कि ईरान के अंदर इसराइल की इंटेलिजेंस बदस्तूर मौजूद है और उस नेटवर्क को ईरान अभी तोड़ नहीं पाया। ईरान को हर हाल में इसराइली इंटेलिजेंस को नाकाम बनाना पड़ेगा। अब चाहे वो डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए आते हैं, चाहे वो किसी और तरीके से आते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए आते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स उनके ऐसे हैं जिनके देखो ह्यूमन रिसोर्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है। जब तक ये ज़मीनी मदद ना हो तब तक आप इतने बड़े टारगेट अचीव कर नहीं सकते। तो इसराइल का जो नेटवर्क काम कर रहा है ईरान में, ईरान को उसको तोड़ना पड़ेगा। वो उसको तोड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। आप देखें ना, अमेरिका के बाद भी सारी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन मुल्ला इब्राहिम सदर को वो 20 साल तक उनका ख्वाब ही रहा कि हम पकड़ लें या मार दें, नहीं कर सके। बहुत सारे और तालिबान कमांडर हैं, मुल्ला उमर काबू नहीं आए उनके। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान आ गए, यहाँ पे आके उनके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया। अफगानिस्तान में जब तक वो था उसामा बिन लादेन काबू नहीं आया। बहुत सारे और तालिबान कमांडर्स हैं, हक्कानी हैं, पूरा उनका नेटवर्क है, और दीगर तालिबान हैं, वो कभी काबू नहीं आए। अमेरिकन ने बड़ी कोशिश की, नेटो ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ये समझ गए थे कि हमने किस तरीके से अपने आप को छुपाना है। उनकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती थी, जबकि ईरान में इंफॉर्मेशन लीक होती है। उसकी वजह यह है कि ये एक मुनज़्ज़म फोर्स है ना, टेक्नोलॉजी है वो भी इस्तेमाल करते होंगे, और साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का एलिमेंट भी होता है। तो ये ज़रा डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ईरान को ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब नेतन्याहू के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अमेरिका तो चाह रहा है कि जंग रुक जाए, यूरोप इसके अंदर पड़ गया है, बरतानिया ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने ये ऑफर कर दिया कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, जंग बंद कर दें। जो ईरान के इत्तेहादी हैं उनके साथ रब्ते किए जा रहे हैं, तुर्की से रब्ता किया जा रहा है, पाकिस्तान से रब्ता किया जा रहा है, बाकी मुल्कों से, सऊदी अरब से, कि किसी तरह चीज़ों को कूल डाउन करें। जबकि जो मुसलमान मुल्क है वो पूरी कुव्वत से ईरान के साथ खड़े, हथियारों के साथ तो नहीं खड़े, फिजिकली तो नहीं जाके लड़ रहे, लेकिन वो इखलाकी नुक्ता नज़र से वो ईरान को कह रहे हैं जी आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई, आप जो कर रहे हैं हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसराइल ने आपके ऊपर पहले अटैक किया, उसने जुल्म किया, उसने जबर किया, वो जिम्मेदार है, उसके ऊपर आप जवाब दे दें। तो पाकिस्तान हो या तुर्की हो या सऊदी अरब हो या यूएई के दीगर ममालिक हो, अभी वहाँ पर उन्होंने GCC की मीटिंग भी बुला ली है, और ये जो GCC है इसकी मीटिंग के अंदर कुछ आम फैसले किए जाएंगे। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और यूएई है। ये तमाम ममालिक ईरान के सामने वाली साइड पे है। सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इसमें सऊदी अरब है, उसके बाद जो है ओमान एक बड़ा मुल्क है, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई। ये 6 ममालिक अब बैठेंगे और इस सूरत हाल के ऊपर जायज़ा लेंगे, क्योंकि इस जंग के बाद आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत कुछ बढ़ी है, लेकिन जैसे ही तेल की कीमत बढ़ी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया और फौरी तौर पे पाकिस्तानी अवाम के लिए तेल की कीमत बढ़ा दी। यानी लगभग कोई 5 रुपये के आसपास, 4 रुपये 80 पैसे इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, और 7 रुपये 95 पैसे, लगभग 8 रुपये इन्होंने डीजल के ऊपर कीमत बढ़ा दी है। अंदाज़ा करें, गुज़िश्ता कई महीनों से लगातार आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नीचे जा रही हैं और पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि आलमी मंडी में अब ऊपर का ट्रेंड है, तो फौरी तौर पर धड़ाधड़ इन्होंने आलमी मंडी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए पाकिस्तानी अवाम को जो रिलीफ देना था वो देने की बजाय
उनकी जेब से मजीद पैसा छीनने का बंदोबस्त कर लिया है। नाज़रीन, इस्राएली शहरी जो है वो खुद को अब गैर महसूस कर रहे हैं। जो वीडियोज़ आ रही हैं उनमें यही दिखाई दे रहा है। अगर ईरान ये हमला कंटिन्यू रखता है अगले चंद दिन के लिए, तो याद रखिएगा कि नेतन्याहू के लिए बड़ी सियासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और हो सकता है कि इस्राएली शहरी ही नेतन्याहू के खिलाफ हो जाएं और उसके लिए एक नई मुसीबत बन जाए, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि उनके ऊपर भी बम गिरेंगे। वो यही सोच रहे थे कि हम ही बम गिराएंगे हमेशा, हमारे ऊपर तो आयरन डूम की छतरी है और वो छतरी किसी बम को हमारे तक पहुंचने नहीं देगी। लेकिन अब बिल्डिंगें भी गिर रही हैं, इमारतें भी तबाह हो रही हैं, इंस्टॉलेशंस भी तबाह हो रही हैं, एनर्जी जहाँ पे ये स्टोर करते हैं या जो इनके एनर्जी के प्लांट्स हैं वो भी तबाह हो रहे हैं, जहाँ पे इनका फ्यूल के स्टेशन हैं या डिपोज हैं वो भी तबाह हो रहे हैं। तो जब इतनी तबाही फैल रही है और ये तबाही आने वाले वक्त में मजीद फैलेगी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और मिसाइल्स हैं जो अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए। अभी तक जो फतह 2 है उसको इस्तेमाल नहीं किया और जो सेजल है उसको इस्तेमाल नहीं किया। ये दो बड़े ख़तरनाक हथियार हैं ईरान के पास, लेकिन ईरान ने इन दोनों हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है, ये मैक 5 की रफ्तार से जाते हैं, यानी बहुत तेज़ रफ्तार ये मिसाइल्स हैं और ये उसकी बेस्ट रफ्तार के ऊपर जाते हैं। और यानी ये काला वाला मिसाइल अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये ईरान का बना हुआ मिसाइल है। ये 1400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये वारहेड को भी ले जाता है और ख़ासा तगड़ा मिसाइल है। ये अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया। फिर सेजिल मिसाइल जो है ये भी ईरान का बनाया हुआ मिसाइल है, इसको भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक उसकी रेंज है, यानी बड़े आराम से ये इसराइल के हर कॉर्नर को निशाना बना सकता है। और ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल इसके अंदर इस्तेमाल होता है और ये भी एक बड़ा एक्यूरेट मिसाइल है। 10 मीटर की रेंज के अंदर गिरता है, जहाँ पे आपने मारना है ये मैक्सिमम अगर इसके अंदर एरर आएगा तो 10 मीटर का आएगा, 2500 किलोमीटर दूर जाके भी। तो ये भी अपने टारगेट को हिट करने वाला मिसाइल है, बड़ा मिसाइल है। तो अभी तक ईरान ने इनको इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के बहुत सारे खुफिया मिसाइल और हथियार जिनके वो तजर्बे करता रहा गुज़िश्ता 10-15 साल में, वो उसने इस्तेमाल नहीं किए अभी तक। और उसके पास मिसाइलों का ज़ख़ीरा कितना है, इस हवाले से कुछ इतलात गर्दिश कर रही हैं कि अगर ईरान ये हमले 1 साल तक जारी रखे या इससे ज़्यादा अरसे तक जारी रखे, तब भी वो रोज़ाना की बुनियाद पर यह मिसाइल दाग सकता है। उसने इतनी बड़ी मिसाइल सिटी बनाई है। यानी ईरान को पता था कि एयरफोर्स उनके पास है नहीं, उन्हें यह भी आइडिया था कि बहरी बेड़ा भी वो नहीं बना सकते दुनिया की मदद के बगैर। मगरबी ममालिक उनको मदद कर नहीं रहे, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं कई दहाइयों से। वो बेचारे इकट्ठा ही नहीं कर पाते सामान हरब, या ले नहीं पाते नए तैयारे, या ले नहीं पाते नए बहरी जहाज़ या फाइटर्स। तो वो ये नहीं कर पा रहे थे, तो उनको आइडिया था कि एक चीज़ है जो वो खुद कर सकते हैं, जो उनको बचा सकती है, और वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो इसी पे अकेली पे काम किया ऐसा लगता है ईरान ने, और बड़ा टका कर काम किया है और वो काम अब दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि नेतन्याहू के पास रास्ता क्या बचा है। नेतन्याहू के पास रास्ता ये है कि वो किसी तरह अमेरिका को घसीट के इस लड़ाई के अंदर ले आए। वो इंटरव्यू दे रहा था, उसने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी खिड़की में आकर भी बम लगा है मेरे बेडरूम की, और ईरान ने वहां तक मारा है। और वो अपने आप को जूनियर पार्टनर कह रहा था जानबूझ के, कि सीनियर पार्टनर तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये लड़ाई तो डोनाल्ड ट्रंप की है, ये तो लड़ मैं रहा हूं। यानी इस किस्म का इंटरव्यू दिया नेतन्याहू ने और ऐसे शो किया एंकर के सामने कि जैसे लड़ाई तो ये डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की है, मैं तो जूनियर पार्टनर हूं, मैं तो रास्ते में खड़ा हूं ईरान के। लड़ाई तो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हैं, उसे कत्ल करना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की भी है। तो अब पूरी कोशिश है नेतन्याहू की, उसको समझ आ गई है कि अकेले इसराइल से लड़ना, चाहे उसको जितने मर्जी हथियार फराहम किए जाएं, उसके बस की बात नहीं है। दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, दोनों में से एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। या तो वो कोई रिजीम चेंज कर दें ईरान में, मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, या वो ग्राउंड पे अपनी फोर्सेस उतार दें, ऐसा रिस्क कोई ले नहीं रहा। तो वो अमेरिका को अब लड़ाई के अंदर ड्रैग करना चाहता है, लाना चाहता है, ताकि ये मामला ख़त्म हो। अभी कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि इसराइल ने खुद से रब्ता किया मगरबी ममालिक से कि ये जंगबंदी करवाई जाए। तो क्या ईरान अब जंगबंदी पे राज़ी हो जाएगा? जिस तरह का नुकसान ईरान का किया गया, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक बारिश हो रही है इस वक्त इसराइल के ऊपर। कुछ रोक भी लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जाकर हिट होते हैं। तो इसराइल को पहली मरतबा अंदाज़ा हुआ कि ये इतना आसान नहीं था। ईरान ने एक और फैसला भी किया है, और ये भी खबरें चल रही थी कि इसराइल के दिफा में जो ममालिक सामने आएंगे, इसराइल उनके अहदाफ को निशाना बनाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस खित्ते में बहुत सारे अमेरिकन बेड़े हैं, उनके मरीन्स हैं,
उनके बहुत सारे एसेट्स हैं यहाँ पे, और नेटो के भी लोग हैं यहाँ पे, दीगर मुल्कों के। तो अगर वो कहीं इसराइल की मदद के लिए उनमें से कोई आता है तो ईरान ने क्लियर कर दिया कि फिर हम उनको निशाना बनाएंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। अब आ जाए नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब। मैंने आपको एक खबर दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरा रब्ता हुआ है। उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब का बयान वाकई गलत है और ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पॉलिसी नहीं है। इमरान खान साहब की पुरअमन तहरीक को नुकसान पहुंचा सकता है अली अमीन गंडापुर का ये बयान, और इंतज़ार वो लोग इस बात का कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो और वो ये मामला इमरान खान साहब के सामने रखें और उनसे पूछें कि जनाब ये तो गोलियां चलाने की बातें हो रही हैं, बंदूकें लाने की बातें हो रही हैं, तो फिर इमरान खान साहब जो बात करेंगे उसको फिर समझा जाएगा कि वो उनकी जानिब से बयान है। दूसरा, इमरान खान साहब को ताने दिए जा रहे हैं कुटाउट्स की जानिब से कि उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया इसराइल और ईरान के मामले पे। तो भाई जिस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी, किसी से भी हो जाए, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट दे देंगे और वो स्टेटमेंट सुनने के बाद उनकी सोशल मीडिया की टीम वो सोशल मीडिया पे डाल देगी। और ये बड़ा क्लियर है, ये जब भी आप उनसे पूछेंगे, इमरान खान साहब को अगर 15 दिन के लिए आप अकेला कर देते हैं, आजकल उनको दोबारा से आइसोलेट किया हुआ है, और ये आइसोलेशन तब शुरू हुई इमरान खान साहब की। मुझे आइडिया हो गया था उस दिन जब इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था कि आसिम मुनीर साहब बुशरा बीबी साहिबा की कोई मिन्नत कर रहे थे या उन तक अप्रोच कर रहे थे अपने आप को या अपने ओहदे के लिए, या कोई इस तरह की चीज़ें इमरान खान साहब ने कही थी। मैं क्योंकि हज पे था तो मैं वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ नहीं सका, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था उसके लुबे लुबाब से, वो जो 2-4 चीज़ें मैंने देखी थी, मुझे उससे आइडिया हो गया था कि अब इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा सख्ती की जाएगी, क्योंकि उन्होंने दोबारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को चैलेंज किया है। और वही हमने देखा बाद में दोबारा से इमरान खान साहब का जो एक खुला बयान आया, उसके बाद इमरान खान साहब को दोबारा से कैद तन्हाई में डाल दिया गया, और इतने अहम मौके पर भी उन्हें यह मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपना स्टेटमेंट जारी करें। नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो एहतजाज हुआ अमेरिका में, उस पर काफ़ी तशवीश है, और उनके हक में जो लोग आए वो सिर्फ 6 लोग थे। बड़ी मैं मोहतात अंदाजे में आपको बता रहा हूँ कि ड्राइवर मिला के 6 लोग थे जो आसिम मुनीर साहब के हक में एहतजाज करने के लिए आए थे, जबकि दूसरी जानिब सैकड़ों लोग थे जो उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए थे। जो लोग आसिम मुनीर साहब के हक में एहतजाज करने आए थे, मुबैना तौर पे उन्हें पाकिस्तानी सफारत खाने ने जो है वो इंटरटेन किया है, जबकि जो बाकी मुजाहिरीन हैं उनको खौफजदा करने के लिए उनकी फ़र्दन वीडियोज़ बनाई गई हैं, और उनकी वीडियोज़ मुख्तलिफ एंगल से बनाई गई हैं ताकि उन्हें खौफजदा किया जाए कि आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी किया है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और उनके बजट के खिलाफ, और ये बताया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, आलिया हमजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि 111 कंपनियों को टैक्स की छूट दे दी गई है। इसमें 35 कंपनियां ऐसी हैं जो फौज की हैं। भी अगर आप फौज की कंपनियों को टैक्स की छूट दे देंगे तो बाकी कंपनियां फौज की कंपनियों का मुकाबला कैसे करेंगी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुकाबले की तो फिजा ही आपने खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि जिनमें से 35 कंपनियां फौज से मुंसलिक हैं और सारे का सारा बोझ इन 111 कंपनियों के टैक्स का जो बोझ है वो तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर 10% इजाफे का एहसान जितलाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 45% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। आलिया हमजा ने मजीद कहा कि 2022 के बाद से 3 साल पाकिस्तान की 77 साल तारीख के बदतरीन 3 साल हैं। फैसलाबाद में 1600 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। कॉटन और गंदम समेत हर फसल की कीमत कम हुई है। महंगाई और कर्जे बढ़े हैं। शरह नमू जो है वो कम हुई है। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे जो उन्होंने वाइट पेपर जारी किया है, इस पर हम बात कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी और खबरें हैं नाज़रीन। उन खबरों की वजह से इन इशूज़ के ऊपर हम पूरा फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए।